नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 132 प्रेरणा बढ़ाओ। किंग्स क्षेत्र में उपलब्ध सामग्रियों के साथ उन सभी के लिए संगीत वाद्य यंत्र बनाना अपेक्षाकृत आसान था जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। गिटार मूल रूप से लकड़ी का एक खोखला ब्लॉक था जिस पर तार लगे थे, इसलिए इसे बनाना काफी आसान था। स्टीरियो माइक्रोफोन सिस्टम के लिए ध्रुव को श्रेया 3 से मदद मांगनी पड़ी ताकि वह अंदर छिपे इलेक्ट्रॉनिक्स का पता लगा सके जो ध्वनि को बढ़ा सकता है। वाद्य यंत्र बनाने के बाद उन्होंने सभी प्रतिभाशाली कलाकारों को एकत्र किया और उन्हें उनकी संबंधित कलाकृतियां दी। हाँ, कलाकृतियां। आखिरकार ध्रुव ने सभी संगीत वाद्य यंत्रों में मित्रिल पत्थर लगाए, जिससे उनका उपयोग करने वालों की प्रतिभा और भी निखर गई। अगर किसानों के पास खेती के उपकरण की कलाकृतियां होती और इंजीनियरों के पास शासक की कलाकृतियां होती, तो इन लोगों के पास वाद्य यंत्र की कलाकृतियां भी होती। आखिरकार अपनी प्रतिभा से उन्हें जो कौशल प्राप्त हुए वे मंत्र के बहुत समान थे, इसलिए मित्रिल कलाकृति का संवर्धन प्रभाव अभी भी लागू था। इससे ध्रुव को वास्तव में जिज्ञासा हुई। आखिरकार मित्रिल के प्रभाव उन किसानों के लिए बहुत स्पष्ट थे जो इसका इस्तेमाल करते थे। कलाकृति का उपयोग करने पर उनकी फसलें तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में उगती थीं। लेकिन किसी यंत्र के आर्टिफैक्ट का क्या असर होगा, ध्रुव को नहीं पता था। उसने अनुमान लगाया कि यह सामान्य से थोड़ा ज्यादा तेज होगा। इसका परीक्षण करने के लिए ध्रुव ने उन मानव गिटार वादकों में से एक को चुना जिन्हें उसने अभी अभी जगाया था और उससे अपनी नई संगीत कलाकृति को आजमाने के लिए कहा। तुम्हें गाना बजाना आता है न? उसने उससे पूछा। हाँ सर ध्रुव, जब आपने मुझे जगाया था तब मुझे भी गिटार बजाने का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, उस आदमी ने उत्तर दिया। ध्रुव ये देखना चाहते थे कि मित्रिल का अन्य लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस प्रयोग को देखने के लिए विभिन्न प्रकार के अर्धमानवों को भी आमंत्रित किया। उनके पास देश के प्रत्येक विभाग से एक प्रतिनिधि थे, एक कृषि क्षेत्र से, एक इंजीनियरिंग समूह से, तथा प्रत्येक में अर्धमानव की विभिन्न प्रजातियों से एक प्रतिनिधि था। वे सभी ध्रुव के घर पर एकत्र हुए और गिटार वादक के प्रदर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। ध्रुव ने कहा, आप जो भी गाना चाहें बजाएं। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि उसे इतने सारे लोग देख रहे थे, इसलिए उसने एक सरल सहज राग चुना जिससे उसे शांत होने में मदद मिली। ट्रिंग। और जैसे ही नोट्स कमरे में गूंजने लगे, गिटार वादक को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान आ गई, मानो उन्हें तुरंत आराम महसूस हो रहा हो। अचानक ध्रुव को श्रेया 3 की आवाज अपने सिर में गूंजती हुई सुनाई दी। शांति प्रभाव को गुजरने दिया गया। आपका स्वास्थ्य 10% बढ़ गया है। ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि अधिसूचना उसकी आंखों से गुजर रही है। तो क्या यही वजह है कि मैं इतना शांत और तनाव मुक्त महसूस कर रहा हूँ? मेरी सेहत में 10% की बढ़ोतरी हुई है। क्या ये गिटार वादक द्वारा बजाए गए शांत संगीत की वजह से है? हाँ, श्रेया 3 ने उत्तर दिया। आप लोग क्या महसूस करते हैं? उसने दूसरों से पूछा। मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है सर, जैसे मैंने अभी अभी गर्म पानी से स्नान किया हो। मुझे भी। मेरा सिरदर्द भी अचानक गायब हो गया है। ऐसा लग रहा था कि वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें स्वास्थ्य में सुधार का वरदान मिला था। गिटार वादक का संगीत सुनने वाले सभी लोगों को ऐसा ही प्रभाव महसूस हुआ। क्या आप कोई दूसरा गाना बजाने की कोशिश कर सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि इससे और क्या प्रभाव पड़ सकता है, उन्होंने गिटार वादक से पूछा। आप क्या सुनना चाहेंगे सर? ध्रुव ने किसानों को देखा और एक विचार मन में आया। मुझे ऐसा गाना चाहिए जो मुझे बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे, उस तरह का संगीत। गिटार वादक ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में उचित लय और तार प्रगति के बारे में विचार मंथन करने लगा जिससे ध्रुव जैसा प्रभाव प्राप्त हो सके। जब वह गिटार बजाता था तो उसके दिमाग में खेत में मेहनत करने वाले मेहनती प्रीतम की छवि भर जाती थी। इस वजह से उसके गिटार से निकलने वाला संगीत एक अनोखी ध्वनि पैदा करता था जो एनी और कमरे में मौजूद किसानों के साथ गूंजती थी। प्रेरणा प्रभाव को गुजरने दिया गया। आपकी कृषि उत्पादन क्षमता में 30% की वृद्धि हुई है। एनी, जो अपने देश में कृषि चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रही थी, वह खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मौजूद मानस संगीत की धुन और लय पर नाच रहा है, तो वह चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि वह अच्छे मूड में है और उसने एनी को अपने कौशल के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी। बॉस, ये तो कमाल है, उसने कहा। अगर हमारा गिटारिस्ट खेतों में काम करते समय अपना गाना बजाए तो मुझे लगता है कि हम इस महीने अपनी फसल को दोगुना कर सकते हैं। ध्रुव को संगीत प्रतिभा की असली क्षमता का पता लगने लगा था।
उन्होंने गिटारिस्ट को दूसरे गाने गाने के लिए कहा, जिनमें से हर गाने की गति, लय और उद्देश्य अलग अलग थे। इनमें से एक गीत इंजीनियरों के लिए था। आपकी मानसिक क्षमता 25% बढ़ गई है, वाह। मैंने अभी अभी हमारी नई निर्माण परियोजनाओं के बारे में जो समस्या थी उसे हल कर दिया है। इंजीनियर सेटिया ने गिटार वादक के तकनीकी गीत को सुनते हुए कहा। एक अन्य गीत सुरक्षा सेंटोज में से एक के लिए था, जिसमें उच्च गति और रोमांचक लय थी। आपकी शारीरिक भेदन शक्ति 30% बढ़ गई है, हंस। यहाँ तक कि एक धातु की दीवार भी मुझे नहीं रोक पाएगी। विभिन्न गानों के साथ प्रयोग करने के बाद ध्रुव ने पाया कि वांछित स्टेट वृद्धि हासिल करने में कलाकार का इरादा ही महत्वपूर्ण था। यदि गिटारवादक किसानों की मदद करने को ध्यान में रखकर कोई गीत बजाए तो प्रभाव उसके इरादे के अनुरूप ही होगा। ध्रुव ने यह भी पाया कि अगर संगीत श्रोताओं के एक छोटे समूह के लिए बनाया गया था तो आंकड़े में वृद्धि बहुत अधिक थी, जबकि अगर गीत सभी के लिए बनाया गया था। यही कारण था कि स्वास्थ्य में वृद्धि केवल 10% थी, जबकि अन्य में ये बहुत अधिक थी। यह आश्चर्यजनक है, ध्रुव ने गिटारवादक से कहा। और तुम अभी तक अपने कौशल का उपयोग भी नहीं कर रहे हो, है न? मानव गिटारवादक ने अपना सिर हिलाया। नहीं सर, मैं गिटार आर्टिफैक्ट के साथ सामान्य रूप से बजा रहा हूँ। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष रोमांच पढ़ें। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी कलाकृति का प्रभाव इतना स्पष्ट होगा। और ये तो सिर्फ एक आदमी था जो वाद्य यंत्र बजा रहा था। ध्रुव सिर्फ कल्पना कर सकता था कि एक बड़े स्टेडियम में संगीतकारों का पूरा बैंड किस तरह का प्रभाव पैदा कर सकता है। इससे उन्हें संगीत प्रतिभाओं की संभावनाओं और क्षमता पर विश्वास हो गया। वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल से वे आसानी से दुनिया भर में अपना प्रभाव फैला सकते हैं। अध्याय 133 संगीत समारोह की योजना बनाना। प्रभाव देखने के बाद ध्रुव ने तुरंत अपने देश में आर्टिस्ट डिवीजन नामक एक नया विभाग शुरू किया, जिसमें प्रीतम शामिल थे, जिनमें संगीतकार और गायक बनने की प्रतिभा थी। उनका मुख्य काम अपना संगीत बजाना और देश के सभी श्रमिकों को प्रेरित करना था, जिससे सभी की उत्पादकता कम से कम 30% बढ़ जाती थी। यह उनके नवोदित राष्ट्र के लिए एक अद्भुत अतिरिक्त था, खासकर तब जब उन्हें किंग्स क्षेत्र में बेचे जाने वाले उत्पादों की सभी मांगों को पूरा करना था। उनकी मदद से हाल ही में उनके साथ जुड़ने वाले सभी नए नागरिकों को समायोजित करना बहुत आसान हो जाएगा। उन्हें अपने देश में 10,000 लोगों के लिए भोजन का उत्पादन करने में विफल होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। विभाग के प्रभाव उन सभी लोगों पर तुरंत स्पष्ट हो गए जिन्होंने इसे अपने कानों से सुना। कलाकार प्रभाग वास्तव में देश में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया, क्योंकि इसमें विभिन्न कर्मचारियों की सहायता के लिए पर्याप्त संगीतकार और गायक नहीं थे। दुर्भाग्य से यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग उपलब्ध नहीं थे। आखिरकार ज्यादातर लोग संगीत में अपना करियर बनाकर पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते। किंग्सब्रिज में उन्हें सिर्फ बार और शराबखानों में मनोरंजन का काम मिलता था, जहां उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। तो शायद बहुत से संगीत के प्रतिभाशाली लोग थे जो जीवित रहने के लिए अलग अलग काम करने के लिए मजबूर थे। मानव गिटारवादक इसका सबूत था। उसने ध्रुव को बताया कि वह बेघर था और केवल स्क्रैप बेचकर पैसे कमाता था, लेकिन अब वह अपने देश में सबसे अधिक मांग वाले संगीतकारों में से एक बन गया है। उम्मीद है कि और भी लोग संगीत के प्रति अपनी प्रतिभा को फिर से खोज पाएंगे। ध्रुव ने एक उत्सव का भी आयोजन किया, जिसमें संगीतकार और कलाकार सभी के सामने अपनी प्रतिभा दिखा सकें। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस उत्सव का विज्ञापन किंग्स क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाए, जिससे उन्हें अंततः रिबॉर्न राष्ट्र की यात्रा करने का एक कारण मिल जाए। एक सप्ताह के बाद अंततः त्योहार की तैयारियां पूरी हो गईं। ध्रुव ने प्लाजा के मध्य में एक बड़ा मंच देखा, जो अभी भी धातु के मचानों के सहारे खड़ा था, जिसका उपयोग कुछ प्रीतम कार्यकर्ताओं ने मंच पर कुछ अंतिम समायोजन करने के लिए किया था। उसने उन्हें बड़े स्पॉटलाइट से सुसज्जित किया जो अलग अलग रंगों से चमकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे संगीत मंच जो उसने अपने पिछले जीवन में संगीत समारोहों में जाते समय देखे थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। बेशक उन्होंने नए बनाए गए स्पीकर और माइक्रोफोन सिस्टम भी स्थापित किए जो उन्होंने रिबॉनियन बोनो के साथ मिलकर बनाए थे। ध्रुव ने गिटार वादक को अपने वाद्य यंत्र को एम्पलीफायर से जोड़ने को कहा, ताकि ये देखा जा सके कि क्या उसके ध्वनि के बूस्टिंग प्रभाव का परिणाम स्पीकर पर भी वही होगा। उन्हें ये देखकर निराशा हुई कि स्पीकर पर बजने वाली आवाज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। यह एक सामान्य गिटार की तरह ही लग रहा था और इसे सुनने वालों के मन के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पीकर एक नए इंस्ट्रूमेंट के रूप में गिने जाते हैं। शायद अगर मैं इसमें मित्रिल जेम लगाऊं तो ये काम करेगा। श्रेया 3। ओह, वे कौन से घटक हैं जिन्हें हम मित्रिल में बदल सकते हैं? उनके निजी AI सहायक ने उन्हें स्पीकरों और एम्पलीफायरों के ब्लूप्रिंट दिखाए, जिनमें से कुछ आंतरिक भागों को मित्रिल सामग्री का उपयोग करके पूर्ण प्रतिकृति से प्रतिस्थापित किया गया था।
मित्रिल जितना बड़ा होता था, उपयोगकर्ता पर उसका प्रभाव उतना ही बेहतर होता था। यही कारण है कि अधिकांश आर्टिफैक्ट, हथियार और उपकरण पूरी तरह से मित्रिल से बने होते थे। हालांकि चूंकि साउंड सिस्टम में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उन सभी को मित्रिल से बदला नहीं जा सका। शुक्र है कि ऐसे बहुत से पार्ट्स थे जिन्हें बदला जा सकता था। एक बार जब ध्वनि प्रणाली को मित्रिल आर्टिफैक्ट में बदल दिया गया, तो ध्रुव ये देखकर उत्साहित हो गया कि गिटार वादक के स्टेट इफेक्ट्स को उस सीमा तक प्रसारित किया गया जहां तक स्पीकर की ध्वनि पहुंच सकती थी। इसका मतलब ये था कि मंच पर प्रदर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने अनूठे गीतों और उनके प्रभावों को पूरे रिबॉर्न राष्ट्र के समक्ष प्रदर्शित कर सकेगा। इस स्थान पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह देखकर आश्चर्य होगा कि उनकी जादुई आउटपुट शक्ति अचानक कुछ प्रतिशत बढ़ गई, सिर्फ इसलिए कि वे स्पीकर पर गाने सुन रहे थे। ध्रुव खुश था कि उसने सेबरस और मैजिक टॉवर के बाकी लोगों को इस उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि जब वे खुद इसका अनुभव करेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मंच तैयार करने में सभी ने अच्छा काम किया है। ध्रुव ने पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रीतम की प्रशंसा की। मुख्य आकर्षण का निरीक्षण करने के बाद ध्रुव देश में बाकी कार्यों का निरीक्षण करने चले गए। चूंकि इस बार उन्हें बड़ी संख्या में आगंतुकों के आने की उम्मीद थी, इसलिए सभी को बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए अपने बुनियादी ढांचे को समायोजित और नवीनीकृत करना पड़ा। उदाहरण के लिए, उन्हें बहुत सारे सराय और होटल बनाने पड़े ताकि उनके मेहमानों को त्योहार के दौरान अस्थायी रूप से रहने के लिए कोई जगह मिल सके। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव को यकीन था कि यह सभी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुछ अर्धमानव आवास जिलों का दौरा किया और उनसे एक साधारण सा उपकार मांगा। बॉस, क्या आपको यकीन है कि लोग यहाँ रहना चाहेंगे? बूढ़े सतीर ने ध्रुव से पूछा। आगामी महोत्सव के लिए आवास संकट को हल करने के लिए उन्होंने सेटल्स को सुझाव दिया कि उन्हें अपने कुछ वृक्ष गृहों को सराय और होटलों में बदल देना चाहिए, जहां अतिथि ठहर सकें। यद्यपि वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन सेटल्स ने यह नहीं सोचा था कि मनुष्य अर्धमानवों के लिए बने आवास में रहना चाहेंगे। मेरा विश्वास करो, उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उनसे कहा। मुझे लगता है कि यह अन्य लोगों के बीच लोकप्रिय होगा। यह नया और अनोखा है। कोई भी इस अनोखे घर में रहने का अनुभव करना चाहेगा। ध्रुव ये बात इस तथ्य पर आधारित कर रहा था कि उसके पिछले जीवन में लोग अपने उबाऊ पुराने जीवन से बिल्कुल अलग संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए नए देशों की यात्रा करने में भारी मात्रा में धन खर्च करते थे। चूंकि लोग इस उत्सव के लिए पार्च्ड लैंड्स तक की यात्रा करेंगे, इसलिए ध्रुव जानता था कि वे कम से कम एक दिन के लिए अर्धमानव के रूप में रहने का अनुभव करने के लिए उत्साहित होंगे। अध्याय 134 संगीत समारोह की शुरुआत। अंततः त्योहार का दिन आ गया। सड़कें किंग्स क्षेत्र के सभी भागों से आए लोगों से पूरी तरह भर गई थीं, तथा 4 कारों के गुजरने के लिए बनी दोहरी पथ वाली कंक्रीट सड़क भी लोगों से भर गई थी। यह अच्छा था कि उन्होंने इसके लिए योजना बनाई। ध्रुव ने चिंटू और अन्य इंजीनियरों को निर्देश दिया कि वे अपने देश में आने जाने वाले वाहनों की बड़ी संख्या के लिए सड़कों का नवीनीकरण और समायोजन करें। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग रिबॉर्न टैक्सी बस से आए थे, इसलिए उनके देश की सड़कों पर यातायात इतना भीड़भाड़ वाला नहीं था। लेकिन जो लोग अपनी खुद की कार खरीदने में सक्षम थे, उनके लिए एक निर्धारित भूमिगत पार्किंग स्थान था जहां वे अपनी गाड़ी छोड़ सकते थे। राष्ट्र के केंद्र में स्थित मुख्य मंच क्षेत्र को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था तथा वहां केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता था। इसके 2 उद्देश्य थे। एक, इससे देश के सबसे व्यस्त स्थान पर यातायात रुक जाएगा, और दूसरा, इससे लोगों को नेशन ऑफ रिबॉर्न में मौजूद हर चीज को देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये कारगर साबित हुआ। राष्ट्र के केंद्र की सड़कों पर चलने वाला हर व्यक्ति अपना सिर ऊपर उठाए कतार में खड़ी अजीबोगरीब और अनोखी इमारतों को देख रहा था। यदि ध्रुव की पिछली दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे देखता, तो वह इसकी शैली और वास्तुकला को पहचान लेता और इसे आधुनिक पृथ्वी के शहरों का प्रतीक मानता। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रेगिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह छिपी हुई है। वह देखो, यह एक रिबॉर्न मॉल है। चलो देखते हैं कि हम क्या खरीद सकते हैं। फ्राइड चिकन। उस रेस्तरां में किस तरह का खाना परोसा जाता है, मैं उसे आजमाना चाहता हूँ। लेकिन मैं पिज्ज़ा नामक गोल चीज़ भी आजमाना चाहता हूँ। वे जहाँ भी देखते, उन्हें सभी प्रकार की अनूठी सेवाएं या उत्पाद मिलते जो केवल इसी स्थान पर मिल सकते थे। राष्ट्रीय केंद्र व्यावसायिक भवनों से भरा हुआ था, जिन्हें इस प्रकार डिज़ाइन किया गया था कि अतिथि उत्सव शुरू होने से पहले ही अधिक से अधिक धन खर्च कर सकें। और यदि लोग परेशान हो जाते थे, तो हमेशा उनके निकट एक रिबॉर्नियन मौजूद रहता था जो उनकी आवश्यकतानुसार सहायता करने के लिए तैयार रहता था। माफ़ कीजिए, क्या आप जानते हैं कि खाने के लिए अच्छा खाना कहाँ मिलता है? मेरे बच्चे भूखे हो रहे हैं, एक भ्रमित पिता ने लामिया परिवार में से एक के पास जाकर अपने 2 बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा।
लामिया मुस्कुराई और उस आदमी को पूरे देश का नक्शा दिया। इस सड़क के ठीक आगे एक बढ़िया बर्गर की दुकान है, उसने कहा। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप यहीं रेबोनियन होटल जाएं। इसमें ठहरने की जगह, एक रेस्टोरेंट और आपके बच्चों के लिए एक पूल है। उसने मानव परिवार को सड़क के दूसरी तरफ एक ऊंची और चौड़ी इमारत की ओर इशारा किया। ये सिर्फ एक नज़र में ही महंगी लग रही थी, खासकर तब जब सामने के दरवाजे और खिड़कियां शुद्ध कांच से बनी थीं। मिस, पूल क्या होता है? बच्चों में से एक ने पूछा। ये समुद्र तट जैसा ही है, लेकिन अंदर है, लामिया ने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, मैं तैरना चाहता हूँ। माँ, पिताजी, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? बच्चों ने अपने माता पिता से पूछा। माँ और पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके भावों से स्पष्ट था कि वे भी इस होटल को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। प्रिय, मुझे लगता है कि हमें अपने लिए एक कमरा खरीद लेना चाहिए, माँ ने पिता से कहा। आपकी यात्रा माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर जारी है। जब उसकी पत्नी और बच्चे उससे ऐसा करने के लिए विनती करने लगे तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मिस, जब तक हम होटल में रहेंगे हम अपनी कार कहाँ पार्क कर सकते हैं? लामिया मुस्कुराए। सराय के ग्राहक अपने वाहन को अपने किसी परिचारक से पार्क करवा सकते हैं। इसे वैलेट सेवा कहते हैं। ओह, और उनके साथ कमरा खरीदने पर आपको आज बाद में बेसबॉल खेल के लिए एक निःशुल्क टिकट मिलता है। बेसबॉल। दोपहर के समय बेसबॉल खेल शुरू होते ही स्टेडियम जय जयकार और नारे से गूंज उठा। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि देश के बाहरी इलाके में एक स्टेडियम भी है, और ये तो दूर की बात है कि वहाँ बेसबॉल नामक कोई खेल भी होता है। हालांकि स्टेडियम से पूरे देश में गूंजती हुई जोरदार जय जयकार सुनकर वे जल्दी ही उत्सुक हो गए। उन्होंने आसपास पूछना शुरू किया और प्रीतम ने जल्दी ही खेल की मूल बातें समझा दीं। बहुत से लोगों ने इसमें रुचि दिखाई और तुरंत अगले खेल के लिए टिकट खरीद लिए। अभी तक यह उत्सव शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन पर्यटक पहले से ही नेशन ऑफ रिबॉर्न में अपना आनंद ले रहे थे। हर एक अतिथि द्वारा पेश की गई सुविधाओं का पता लगाने के साथ ही सोने के सिक्के बरसते रहे, और कुछ ने तो अपने अनुभव का पूरा आनंद लेने के लिए पूरे एक सप्ताह के लिए कमरा बुक करने का भी फैसला किया। कई लोगों ने तो यहाँ आकर बसने के बारे में भी सोचा। आखिरकार यहाँ की सुविधाजनक जीवन शैली राजसी महलों से कहीं ज्यादा उन्नत थी। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे लोगों ने देश में सराय और होटलों के कमरों को भरना शुरू किया, उन्हें बिजली के चमत्कारों का पता चलने लगा। स्विच को दबाते ही अचानक उनके कमरे के ऊपरी हिस्से में रोशनी आ जाती थी, और बटन दबाते ही खिड़की के पास बने अजीब से डिब्बे से ठंडी हवा बहने लगती थी। इतना ही नहीं, उनके पास एक जादुई डिब्बा था जो उनकी बियर और पानी को बर्फ की तरह ठंडा रख सकता था। मेहमानों के बीच बिजली की इतनी चर्चा हुई कि लोग उनके घर के दरवाजे खटखटाकर उनसे अपने घरों में बिजली उपलब्ध कराने की गुहार लगाने लगे। ललित को उन्हें खुश करना पड़ा और वादा करना पड़ा कि किंग्स क्षेत्र में जल्द ही बिजली उपलब्ध हो जाएगी। ध्रुव पहले से ही एक नया बिजली संयंत्र बनाने की योजना बना रहा था। ये किंग्स क्षेत्र के उत्तरी भाग के पास स्थित होगा ताकि यह किंग्सब्रिज सिटी और वहां के बाकी इलाकों को बिजली की आपूर्ति कर सके। इससे क्वींस क्षेत्र को बिजली से जोड़ने की संभावना भी बनी रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से उन्हें अभी भी स्थानीय लोगों से व्यापक मान्यता प्राप्त करनी थी। बॉस, क्या आप व्यस्त हैं? ललित ने ध्रुव के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। ध्रुव ने कहा, अंदर आ जाओ। क्या त्योहार में कुछ गड़बड़ है? नहीं सर, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं यहाँ एक अलग कारण से आया हूँ। कुछ मेहमान आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाह रहे हैं। ध्रुव ने चलते हुए ललित की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि अगर तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो इन मेहमानों में कुछ खास बात होगी। हाँ बॉस, वे कहते हैं कि वे क्वींस क्षेत्र से हैं। अध्याय 135 कोमोडोस का विकास। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं और क्वींस क्षेत्र से आए इन नए मेहमानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने ललित से उन्हें अंदर लाने के लिए कहा और वह कुछ मिनट बाद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वापस आया। उसकी सुपीरियर गोल्डन नोज में खुजली हो रही थी, जिसका अर्थ था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में था जिसमें अभी जागृत होने के लिए बहुत क्षमता थी। अपनी मंत्रमुग्ध दृष्टि से वह अपने मेहमानों की एक झलक पाने में सफल रहे। उन्होंने देखा कि वे सांप जैसे दिखते थे, उनकी नाक चपटी थी और आंखें सिर से थोड़ी बाहर निकली हुई थीं। उनकी त्वचा मैग ग्रे रंग के स्केल से ढकी हुई थी, जो बहुत अच्छी हालत में नहीं दिख रही थी। बॉस, ये मेहमान हैं। इन्हें कोमोडोस कहा जाता है, ललित ने आधिकारिक तौर पर ध्रुव से उनका परिचय कराते हुए कहा। हेलो सर, कोमोडोस ने डरते डरते उनका अभिवादन किया। कोमोडोस ने जब देखा कि रिबॉर्न के राष्ट्र में सब कुछ कितना उन्नत था, तो वे ध्रुव को एक ऊंचे स्थान पर रखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि जिसने भी अर्धमानवों के लिए ऐसा स्वर्ग बनाया है, वह ऐसा प्राणी है जिससे वे मिलने के योग्य नहीं हैं। उनसे मिलने का साहस करने का एकमात्र कारण उनकी हताशा थी।
वे नेशन ऑफ रिबॉर्न में शामिल होना चाहते थे और अद्भुत और प्रतिभाशाली अर्धमानवों से भरे अपने समुदाय का हिस्सा बनना चाहते थे। ध्रुव ने कोमोडो को ध्यान से देखा और पाया कि वे 8 थे और वे सभी एक जैसे दिखते थे। क्या आप लोग अपना परिचय मुझे दे सकते हैं? उसने उनसे पूछा। कोमोडोस ने एक दूसरे की ओर देखा और ये देखने के लिए आपस में होड़ करने लगे कि कौन पहले बात करेगा। एक नर आगे बढ़ा और दृढ़ निश्चयी नजरों से ध्रुव का सामना किया। मेरा नाम वीर है और मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। हम मूल रूप से क्वींस क्षेत्र से आए हैं। वीर ने अपने परिवार के इतिहास की कहानी सुनानी शुरू की। ऐसा लगता था कि उनके पिछले घर में रहने की स्थिति आदर्श से कम थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। इन 8 भाई बहनों के पास बड़े होने के दौरान उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। उन्हें जीवित रहने के लिए सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी और भोजन और टुकड़ों की तलाश करनी पड़ी। कठिनाइयों के बावजूद वीर वयस्क होने तक दृढ़ संकल्पित रहा, जब वह अंततः अपने भाई बहनों की सहायता के लिए नौकरी करने में सक्षम हो गया। हालांकि उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसके जैसे अर्धमानवों के लिए कोई बढ़िया संभावनाएं नहीं थीं। उचित शिक्षा के बिना उसे अच्छी नौकरियों के लिए आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया। उसके लिए एकमात्र चीज जो बची थी वह थी कम वेतन वाली छोटी मोटी नौकरी, जो उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त थी। वीर ने भावुक होकर कहा, हमारे लिए वह जीवन बहुत हो गया है। जब हमारे माता पिता जीवित थे तो उन्होंने हमें हमारे पूर्वजों के बारे में कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे हम कभी एक महान जाति का हिस्सा थे। उन्होंने हमें बताया कि हम कभी ड्रैगन थे। इसलिए हम अपनी प्रजाति की जड़ों तक वापस जाने और अपनी छिपी हुई विरासत को फिर से खोजने के लिए पार्चलैंड्स में आए। ध्रुव को उनकी कहानी सुनकर आश्चर्य हुआ। वे कभी ड्रैगन थे? क्या ये सच है? श्रेया 3। ओह हाँ, अभिलेखों से पता चलता है कि कोमोडोस और ड्रेकोनियन जाति के बीच एक बार संबंध था। हालांकि गॉडफोर्ज के नष्ट होने के समय ही रक्तरेखा में अचानक से दरार आ गई थी। कोमोडोस प्रजातियां छिपकली मानव कोमोडोस हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से नई कहानियों का आनंद लें। कठिनाई तत्व अग्नि पृथ्वी। ध्रुव ने कोमोडोस को देखा और उसे अपने दिमाग में बनी ड्रैगन की छवि से कोई समानता नहीं दिखी। हालांकि उसने असल जिंदगी में एक भी ड्रैगन नहीं देखा था, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि वे उसके पिछले जीवन में ड्रैगन के काल्पनिक चित्रण से बहुत अलग नहीं थे। ड्रैगन से उनकी एकमात्र समानता उनके तराजू की थी। बस इतना ही। हम उत्तर के लिए शुष्क भूमि के उजाड़ रेगिस्तान में हर जगह खोज करने के लिए तैयार थे, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पता चला कि हमारा उत्तर आपके देश में ही मिल सकता है। कृपया हमें अपने वफादार नागरिकों के रूप में स्वीकार करें। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वीर ने जमीन पर गिरकर विनती की। उसके बाकी भाई बहन भी घुटनों के बल बैठ गए और ध्रुव के प्रति अपना सम्मान और अपनी हताशा दर्शाने लगे। बेशक ध्रुव नए रंगरूटों को मना नहीं करेगा, खासकर तब जब उसके सुपीरियर गोल्डन नोज ने उसे बताया कि कोमोडोस में कम से कम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जरूर, हमारे समुदाय में सभी का स्वागत है, ध्रुव ने कोमोडोस से कहा, जिससे वे खुशी से जश्न मनाने लगे। ध्रुव का सामना करते समय वीर की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। हम अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, बॉस ध्रुव। हम आग में चलेंगे और अपनी मुट्ठियों से पहाड़ों को तोड़ेंगे। हम कुछ भी करेंगे ताकि हम एक बेहतर वंश में विकसित हो सकें। ध्रुव ने अपना सिर झुकाया। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस चुपचाप खड़े रहो और मैं तुम्हारी प्रतिभा को जगा दूंगा। वीर कुछ प्रश्न पूछ पाता उससे पहले ही उसने अपना हाथ उठा दिया। जैसे ही ध्रुव ने अपना सर्वोच्च कौशल सक्रिय किया, नर कोमोडो अचानक एक चमकदार रोशनी में घिर गया। वीर संभावित प्रतिभा SS क्लास लाइटनिंग असुर तलवार विस्फोट। संभावित कौशल 1000 बोल्ट। उपयोगकर्ता को तलवार निकालते ही जबरदस्त गति और बिजली की गति से प्रतिक्रिया करने का समय प्राप्त होगा, जिससे वे 1 सेकंड के भीतर कई बार हमला कर सकेंगे। संभावित विकास पथ सुपीरियर कोमोडो सांप। एक वर्ग कोमोडोस की यह प्रजाति अपने अधिकांश मानव जैसे गुणों को त्याग देगी और एक बड़े सांप का शरीर प्राप्त करेगी जो अंततः एक पहाड़ को खा सकता है। इन प्रजातियों की ताकत उनके शरीर में निहित है। वे जितने बड़े होते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। ओशन ट्रैकर कोमोडोस B क्लास कोमोडोस की इस प्रजाति को एक जोड़ी पंख प्राप्त होते हैं जो उन्हें हवा में बेहतर गतिशीलता प्रदान करते हैं। उनके पंख बिना रुके या ब्रेक लिए बड़ी दूरी पार करने में सक्षम हैं। ड्रैगनबॉर्न कक्षा कोमोडोस की यह प्रजाति अपने रक्त रेखा के सबसे गहरे हिस्सों में वापस पहुंच गई है और अपने पूर्वजों के साथ फिर से जुड़ गई है। इस विकास पथ की क्षमता का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। ध्रुव वीर के लिए खोजे गए अंतिम विकासवादी मार्ग के बारे में अविश्वसनीय रूप से उत्सुक था। हालांकि विकास के सटीक लाभ अज्ञात थे, लेकिन यह वही था जिसकी वे इतने समय से तलाश कर रहे थे।
इस मार्ग ने उन्हें अपनी खोई हुई विरासत से फिर से जुड़ने का मौका दिया, खासकर इसलिए क्योंकि इस विकासवादी मार्ग के नाम में ड्रैगन शब्द था। उसे यह जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी कि वीर किसे चुनने जा रहा है। उसने अंतिम विकल्प चुना। अध्याय 136 उच्च क्षमताएं। रोशनी तेज होती गई और पूरा कमरा अंधा हो गया। कुछ सेकंड के बाद ही यह आखिरकार कम हो गई, जिससे नया वीर सामने आया जो अभी अभी ड्रैगनबोन में विकसित हुआ था। उसका सिर पहले से ज्यादा खुरदुरा लग रहा था। उसके सिर पर तीखे ड्रैकोनिक फ्रिल्स थे जो उसके सिर के पीछे तक फैले हुए थे। उसका पिछला छोटा और पीछे की ओर मुड़ा हुआ मुंह अब लंबा हो गया था, एक थूथन में बदल गया था जो तीखे कैनाइन दांतों को छुपाता हुआ लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे 2 सींग मिले जो बगल की ओर मुड़े हुए थे और एक स्टेगोसॉरस जैसी पूंछ थी, जिससे ध्रुव का वह रूप पूरा हो गया जिससे वह अपने पिछले जीवन में परिचित था। वीर अब ड्रैगन और मानव का मिश्रण लग रहा था, इसलिए ड्रैगनबोन। उसके हाथ और पैर अभी भी शारीरिक रूप से मानव जैसे दिखते थे, लेकिन वह अब कठोर तीखे शल्कों से ढका हुआ था, जिनका रंग काला और गहरा नीला था तथा कुछ चमकीली नीली धारियां थीं जो बिजली की तरह दिखती थीं। वीर ने अपने हाथों को देखा और अपने अंदर छिपी शक्ति पर विश्वास नहीं कर सका। उसे लगा जैसे वह किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति को देख रहा है, जो शक्ति और ताकत से भरपूर है। भाई, क्या यह आप हैं? आप एक ड्रैगन की तरह दिखते हैं। ये कैसे संभव है? वीर को भी नहीं पता था कि जब ध्रुव ने अपना हाथ उठाया तो उसे अचानक लगा कि एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में समा गई है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अचानक पूंछ और सींग वाले ड्रैगन जैसे प्राणी में बदल गया। ये घटना कोई और नहीं बल्कि विकासवाद ही थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। हर कोई जानता था कि विकास केवल संयोग से होता है और कोई भी व्यक्ति प्रत्येक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को नहीं जानता। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि विकास केवल कठोर प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत से ही होगा। उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में सुना था जो इस तरह से विकसित होने में सफल रहे, लेकिन फिर भी ये लगातार नहीं था और इसे केवल संयोग से ही माना जा सकता था। वीर ने क्वींस क्षेत्र में रेड मैंकीज को देखा था जो हर दिन अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के अलावा कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी वे विकास प्राप्त करने में असफल रहे। उन्होंने विदेशों में अर्धमानवों के कुछ ऐसे मामले भी सुने थे जो बिना किसी प्रशिक्षण के ही विकसित हो गए थे। ऐसे अनगिनत उदाहरणों को देखते हुए अधिकांश लोगों ने सोचा कि संपूर्ण परिवर्तन केवल शुद्ध भाग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब वे राजा के क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रीतम पूरी तरह से अलग प्रजाति में विकसित हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि प्रीतम और उनके नेता ने अंततः क्रमिक विकास प्राप्त करने का गुप्त तरीका खोज लिया है। उन्होंने सोचा कि विकास प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसी तरह के कठोर प्रशिक्षण का पालन किया है। इसलिए वे प्रीतम द्वारा उन्हें दी जाने वाली किसी भी चीज को सहने के इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ पुनर्जन्म के राष्ट्र में आए ताकि वे भी विकास प्राप्त कर सकें। यही कारण था कि वे लोग तब बहुत आश्चर्यचकित हुए जब वीर ध्रुव के साथ केवल गहन संपर्क से ही, बिना किसी परेशानी के, विकसित हो गया। सर ध्रुव, मेरा विकास कैसे हुआ? वीर ने पूछा। जवाब में ध्रुव ने बस अपने कंधे उचकाए और अपना सर्वोच्च कौशल समझाया। वे आश्चर्य और विस्मय से ध्रुव को देख रहे थे, जिस पर ललित बस खुद ही हंस पड़ा। उसने इस तरह की प्रतिक्रिया 10,000 बार देखी होगी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ये देखना अच्छा लगता था कि लोग यह महसूस करते हैं कि उनका बॉस कितना अद्भुत है। ठीक है, अगला कौन है? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष अध्याय पढ़ें। जैसी की उम्मीद थी, शेष 7 कोमोडो ने अपने बड़े भाई की तरह ड्रैगनबोन कोमोडो बनना चुना। लेकिन जिस बात ने उन्हें सचमुच आश्चर्यचकित किया वह थी उनकी अपनी अपनी प्रतिभा। भाई बहनों में दूसरे नंबर की शर्वनी का सिर और शरीर वीर की तुलना में थोड़ा पतला और सुडौल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महिला प्रजाति की थी, लेकिन फिर भी उसका रूप मानव जैसे शरीर वाले ड्रैगन जैसा दिखता था। शर्वानी तत्व महारत, एकता तत्व, जादुई शुद्धता, 89% मनमात्रा, N1 प्रजाति, ड्रैगनबोन कोमोडो प्रतिभा, SS क्लास ऑल सीइंग आर्टिलरी कौशल, क्रिटिकल आई। ये कौशल उपयोगकर्ता को किसी लक्ष्य पर लॉक करने की अनुमति देता है जो उसकी दृष्टि की रेखा के भीतर हैं। उन्हें उपयोगकर्ता के सामान्य हमलों की तुलना में 2 गुना नुकसान होगा। कम एकता सभा, कम एकता रक्षा। उसने एक शार्प शूटर को जगा दिया था। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसकी प्रतिभा वीर की तरह ही SS क्लास की थी। ध्रुव को लगा कि 2 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के जागने से उसे जैकपॉट मिल गया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके सौभाग्य का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। अपने भाई बहनों में चौथे नंबर के प्रताप में भी अपने बड़े भाई और बहन की तरह अद्भुत युद्ध प्रतिभा थी। प्रताप तत्व महारत, एकता तत्व, जादुई शुद्धता, 90% मनमात्रा, N1 प्रजाति, ड्रैगनबोन कोमोडो प्रतिभा, S क्लास ग्रेसफुल कैलेमिटी स्पीयर मास्टर कौशल, गैल्फोज मोमेंटम। ये कौशल उपयोगकर्ता को भाले के प्रत्येक प्रहार के लिए अपनी गति बढ़ाने की अनुमति देता है,
जिससे उनकी शक्ति भी तदनुसार बढ़ जाती है। कम एकता सभा, कम एकता रक्षा। लेकिन शायद सभी भाई बहनों में सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाला सबसे छोटा भाई अर्जुन था। अर्जुन तत्व महारत, एकता तत्व, जादुई शुद्धता, 91% मनमात्रा, NA प्रजाति, ड्रैगनबोन कोमोडो प्रतिभा, SSS क्लास, वर्ल्ड ब्रेकर गॉन्टलेट, योद्धा कौशल, स्पेस ब्रेकर पंच। ये कौशल उपयोगकर्ता के मुखों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष के बहुत ही ताने बाने को नष्ट करने की अनुमति देता है। कम एकता सभा, कम एकता रक्षा। आखिर ये भाई बहन किस चीज से बने हैं? वे सभी इतने प्रतिभाशाली कैसे हैं? ध्रुव ने मन ही मन सोचा। बेशक वह शिकायत नहीं करने वाला था, क्योंकि अंत में वे सभी उसके सहयोगी बनेंगे। हालांकि 8 भाई बहनों में से 4 के पास हथियार चलाने में S क्लास या उससे ज्यादा प्रतिभा होना काफी असामान्य बात थी। एक तलवार चलाने में कुशल था, एक धनुष चलाने में, एक भाले चलाने में, तथा अंतिम व्यक्ति दस्ताने चलाने में कुशल था। यह शायद पहली बार था जब उसे इस तरह की लड़ाकू प्रतिभाएं मिली थीं। जहां तक अन्य 4 ड्रैगनबॉर्न की बात है, उन सभी में B से लेकर A श्रेणी की प्रतिभाएं थीं, जो कि उनके द्वारा जागृत अन्य अर्धमानवों की तुलना में अभी भी काफी अच्छी थीं। इससे ध्रुव को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके नए ड्रैगनबोन वंश का इससे कोई लेना देना है। आखिरकार इतने सारे S क्लास प्रतिभाशाली व्यक्तियों का होना निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। उसने जिन 10,000 अर्धमानवों को जगाया, उनमें से केवल उनमें ही इतनी उच्च श्रेणी की क्षमता थी। अध्याय 137 भाई बहन का झगड़ा। ड्रैगनबोन भाई बहनों ने एक दूसरे को खुशी और राहत के भाव से देखा। यहाँ से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। और सोचने वाली बात यह है कि उनकी यात्रा में कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने क्वींस क्षेत्र में वापस जाने के बारे में सोचा। आखिरकार उन्हें पार्च्ड लैंड्स के रेगिस्तान में उजाड़पन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। उनके दोस्तों और पड़ोसियों ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की, उन्हें बताया कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उनकी शर्त सफल हो गई है। उन्होंने न केवल अपनी कोमोडो जाति का गौरव बहाल किया है, बल्कि इस स्वर्ग में एक स्थायी घर भी हासिल कर लिया है। बॉस ध्रुव, वीर ने ध्रुव का सामना किया और घुटनों के बल बैठ गया। हम अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करते हैं। हम बिना चूके आपकी सेवा और सुरक्षा करना अपना जीवन ध्येय बना लेंगे। ध्रुव ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। दोस्तों, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे देश में आराम से रह सकते हैं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। शर्वणी ने झुककर ध्रुव को प्रणाम किया। मेरे भाई, भगवान ध्रुव सही कह रहे हैं। आपने हमें ये उपहार किसी उद्देश्य से दिए हैं, और हम इनका उपयोग आपके विचारों और आपके दृष्टिकोण को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आपके हथियार के रूप में करेंगे। हम जानते हैं कि आप अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा उद्देश्य है। मुझे डर है कि चाहे आप चाहें या नहीं, हमें आपकी सुरक्षा पर जोर देना पड़ेगा। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया। ऐसा लग रहा था कि शर्वानी के ड्रैगन शरीर पर सफेद शल्क उसके सीधे साधे व्यक्तित्व के बहुत ही सूचक थे। वह पहले भी ऐसे लोगों से निपट चुका था और जानता था कि एक बार जब वे किसी बात पर फैसला कर लेते हैं तो वे नहीं को जवाब के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, सर, प्रताप ने शर्माते हुए कहा और ध्रुव के करीब चली गई। अगर आपको कुछ हो गया तो हमें बहुत बड़ा अपराध बोध होगा। अगर कोई आपको कुछ करने की कोशिश करेगा, हम उनकी आत्मा को नष्ट कर देंगे। ध्रुव ने पलकें झपकाईं। उसे नम्र हरे हरे बालों वाले प्रताप से ऐसे भावुक और स्पष्ट शब्दों की उम्मीद नहीं थी। हे, मैं उन्हें मुक्का मारकर बाहर कर दूंगा, है ना बहन? अर्जुन, जो आग की तरह लाल रंग के तराजू वाला सबसे छोटा था, हवा में उछलने और छाया मुक्केबाजी करने लगा, ध्रुव के पिछले जीवन के प्रसिद्ध मुक्केबाजों की याद दिलाता हुआ। लेकिन शायद सबसे कम उम्र का ड्रैगनबोन अपने कार्यों में बहुत अधिक उत्सुक हो गया था, जिसके कारण उसने हवा में मुक्का मारा और गलती से अपने कौशल स्पेस ब्रेकर पंच को सक्रिय कर दिया। अर्जुन के प्रहार से वास्तविकता टूट गई, अंतरिक्ष की संरचना में भूचाल आ गया और ध्रुव के घर के अंदरूनी हिस्से में तबाही मच गई। ध्रुव के चारों ओर एक अदृश्य प्रिज्मीय ढाल दिखाई दी, जिसने उसे और जिस कुर्सी पर वह बैठा था उसे बचा लिया। लेकिन बाकी फर्नीचर, लाइट बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सतह पर दरार पड़ गई, मानो किसी विशाल मुट्ठी ने उन्हें छेद दिया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अबे साले, शर्वानी ने अपना बायां जूता उठाया और अपने मूर्ख छोटे भाई की ओर फेंका, जिससे जूता सीधे उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगा और उसके सिर पर एक बड़ा उभारा आ गया जो दर्द से धड़क रहा था। आओ, मैं बहुत परेशान हूँ टिल्ड। अपने छोटे भाई द्वारा मचाई गई गंदगी को देखकर वीर ने जीभ चटकाए। तस्क, तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है मेरे प्यारे भाई, लेकिन अच्छी शक्ति है। एक और जूता हवा में उड़ गया। अब भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे परिपक्व ड्रैगनबोन को निशाना बनाया गया।
हालांकि उसके हाथ ने जल्दी से जूता हटा दिया, जिससे उसके सिर पर एक बदसूरत टक्कर लगने से बच गई। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में अपना रोमांच जारी रखें। मैं अपने भाई बहनों के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगती हूँ, शर्वानी ने अपने भाई की दुर्घटना के बाद शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। अर्जुन, माफ़ी मांगो अभी। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव के पास गए और क्षमायाचना करते हुए उन्हें प्रणाम किया। मुझे खेद है भाई माइक। उसे भाई मत कहो। शर्वानी अपने ढीठ छोटे भाई पर हमला करने के लिए अपने सींग उखाड़ने को तैयार थी, लेकिन तभी उन्होंने कमरे में चारों ओर से जोरदार हंसी की आवाज़ सुनी। हा 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 हा। ध्रुव भाई बहनों की अनोखी गतिशीलता को देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हालांकि उनका व्यक्तित्व काफ़ी शोरगुल वाला था, लेकिन उसे इस बात से ज़रा भी ऐतराज नहीं था। अपने पिछले जीवन में भी वह एक शांत जीवन जी रहा था, जहां उसका ज़्यादातर समय दोस्तों या परिवार के साथ नहीं बीतता था। अपने कमरे में उसे सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देती थी, वह थी उसके पीसी और एयर कंडीशनर की आवाज़ जो 24/7 चलती रहती थी। इन भाई बहनों से ऐसी जीवंत बातचीत सुनना ताज़ी हवा के झोंके जैसा था, जिससे कमरा जीवंत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि यह घर की बजाय घर जैसा है। हाँ, कोई बात नहीं, उसने भाई बहनों से कहा। आप मुझे जो भी नाम देना चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन ने अपनी बहन के सामने शेखी बघारने वाला चेहरा बनाया, जिस पर शर्वानी ने बस अपना सिर हिला दिया। आप उसके प्रति बहुत दयालु हैं, भगवान ध्रुव। चिंता न करें, मैं आपके लिए उसे अनुशासित करूंगा। मैं जितनी जल्दी हो सके उसके विद्रोही स्वभाव को प्रशिक्षित कर दूंगा। ये खतरनाक है कि वह कहीं से भी गलती से अपना कौशल सक्रिय कर ले। शर्वानी ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया, जिससे वह उससे दूर भागने में सफल न हो सका। श्रेया 3 ओ के बारे में बात करते हुए, क्या मैं उन्हें और अधिक कौशल प्रदान कर सकता हूँ? एक होना ठीक है, लेकिन वे सभी प्रतिभाशाली हैं, इसलिए उनके प्रदर्शन में और अधिक कौशल हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश फिलहाल यह संभव नहीं है। क्यों? क्या मैं अपने द्वारा विकसित अन्य अर्धमानवों को वह कौशल प्रदान करने में सक्षम नहीं था जिसके बारे में मैंने सोचा था? ध्रुव ने उन सभी से व्यक्तिगत रूप से पूछा कि वे किस प्रकार का कौशल सीखना चाहते हैं, और श्रेया 3 ओ एक ऐसा कौशल संश्लेषित करने में सक्षम थी जो बिल्कुल वही था जो वे सभी चाहते थे। वे रहस्यमय कलाओं का उपयोग नहीं कर सकते और केवल भौतिक कलाएं ही सीख सकते हैं। उन्होंने श्रेया 3 ओ से दोनों के बीच का अंतर समझाया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके बीच एकमात्र अंतर उनके अनुप्रयोग का था। रहस्यमय कलाओं में बाह्य विश्व को सशक्त बनाने के लिए मन का प्रयोग किया जाता था, जैसे बाहरी विस्फोट करके एक चट्टान को नष्ट कर देना। दूसरी ओर भौतिक कलाएं व्यक्ति के अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन का उपयोग करती थीं, जिससे उसे बिजली के समान गति या पहाड़ के समान मजबूत सुरक्षा मिलती थी। अध्याय 138 त्योहार का आनंद लें। स्विफ्ट स्टेप नामक एक सरल 2 स्टार रहस्यमय कला मंत्र हवा का एक झोंका उत्पन्न करता था जो व्यक्ति को तेज गति की ओर धकेलता था। इस बीच स्विफ्ट स्टेप नामक एक समान 2 स्टार भौतिक कला मंत्र व्यक्ति को तेज गति तक पहुंचने की अनुमति देता था, लेकिन यह व्यक्ति को वायुमान से भरकर उनकी आणविक संरचना को बदलकर उन्हें हवा के समान तेज दौड़ने की शारीरिक क्षमता प्रदान करके प्राप्त किया जाता था। यद्यपि दोनों मंत्रों के प्रभाव अधिकांशतः एक जैसे थे, लेकिन उनका अनुप्रयोग और जादू सिद्धांत दोनों में बहुत भिन्न थे। क्या इसका मतलब यह है कि आप भौतिक कला मंत्र नहीं बना सकते? इस सॉफ्टवेयर में भौतिक कला मंत्रों को विघटित करने और संश्लेषित करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है। ये बात समझ में आती है क्योंकि ध्रुव ने अपने ज़्यादातर मंत्र मैजिक टॉवर में मैजिक लाइब्रेरी से सीखे थे, और चूंकि जादूगर केवल रहस्यमय कला मंत्रों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी भौतिक कला मंत्र सीखने की जहमत नहीं उठाई। ये सबसे अच्छा है कि व्यक्तिगत रूप से अधिक भौतिक कला मंत्रों का निरीक्षण किया जाए ताकि प्रणाली अपने जादू सिद्धांत को सीख सके। जैसा कि अपेक्षित था, श्रेया 3 ओ उसे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही थी ताकि वह अपने सॉफ्टवेयर को एक बार फिर से अपग्रेड कर सके। शुक्र है, वह पहले से ही क्वींस क्षेत्र की खोज करने की योजना बना रहा था, इसलिए उसके पास और अधिक जादू के सिद्धांतों को चुराने के बहुत सारे मौके होंगे। बेशक जब वह वहां था तो उसने और अधिक अर्धमानवों को भर्ती करने की भी कोशिश की। ड्रैगनबॉर्न के अनुसार क्वींस क्षेत्र में रहने की स्थिति अधिकांश अर्धमानवों के लिए आदर्श नहीं थी। कुछ को सड़कों पर भीख मांगना और झुग्गियों में रहना पड़ता था। क्या वहां हालात इतने खराब हैं? उसने उनसे पूछा। ये हमारे जैसे निम्न श्रेणी के अर्धमानवों के लिए है। मुझे नौकरी ढूंढने में कठिनाई हुई क्योंकि वहां बहुत से अन्य मनुष्य थे जो हमारे जैसा ही या हमसे भी बेहतर काम कर सकते थे, वीर ने अपनी भौं सिकुड़ते हुए समझाया, क्योंकि उसे उनकी रहने की स्थिति याद आ रही थी। मुझे ये जानकर दुख होता है कि हमारे कुछ दोस्त अभी भी उस जगह पर फंसे हुए हैं, शर्वानी ने दुख जताते हुए कहा।
उन्हें विश्वास नहीं होता कि पार्च्ड लैंड्स में खोजने के लिए कुछ भी है। इसलिए वे अपनी जिंदगी क्वींस क्षेत्र में जीने के लिए बस गए, भले ही वहां की परिस्थितियां कैसी भी हों। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और उनकी दुविधा को समझा। ये पहली बार नहीं था कि प्रीतम में से किसी ने पुनर्जन्म के राष्ट्र में अच्छा जीवन जीने पर अपना अपराध बोध व्यक्त किया था, जबकि अन्य अर्धमानव दुनिया के अन्य स्थानों पर पीड़ित थे। चिंता मत करो, उसने उनसे कहा। मैं निकट भविष्य में अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए वहां जाने की योजना बना रहा हूं, ताकि वे अंततः हमारे देश के बारे में जान सकें। ये केवल समय की बात है जब तक कि हर कोई हमारी तरह आरामदायक जीवन नहीं जी सकता। लेकिन अभी के लिए क्यों ना आप सब बाहर जाकर अपने अपने त्योहार का आनंद लें। खुद ही देख लें कि आपने अपनी जान की बाजी लगाकर किसकी रक्षा करने का फैसला किया है। कुछ घंटों बाद सूरज आखिरकार अपने आखिरी पड़ाव पर था और क्षितिज पर लालिमा छोड़ गया। अब तक देश में घूमने आए ज्यादातर लोग अपना सामान रखने के लिए सराय ढूंढ चुके थे, और जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, सेटर्स द्वारा तैयार किया गया ट्री हाउस हॉस्टल वहां आने वाले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय आवास था। जो लोग इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने अपना कमरा बुक कर लिया, उन्हें तब एहसास हुआ कि वे कितने भाग्यशाली थे जब राष्ट्र में अंधकार छा गया और उसका स्थान स्ट्रीट लैंपों और प्रत्येक इमारत के प्रत्येक कमरे से आने वाली चमक से आने वाले प्रकाश ने ले लिया। वृक्ष गृहों के ऊपर से ऊंचा दृश्य देखकर उन्हें सचमुच एक अलौकिक अनुभव हुआ। वाह, तारे उतर आए हैं। ये सच था, ये सचमुच धरती पर एक स्वर्ग है। मैं हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ। ये दृश्य केवल इस देश के लिए ही क्यों है? मैं अपने पास मौजूद सभी सोने के सिक्के दे दूंगा ताकि मेरे घर में ये दृश्य आ सके। यद्यपि ध्रुव के लिए ये दृश्य काफी सामान्य था, लेकिन इस दुनिया में लोगों के लिए ये काफी दुर्लभ बात थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो नियमित रूप से जादू देखते थे। उदाहरण के लिए सेबेरस और मैजिक टॉवर के अन्य जादूगर और जादूगरनी केवल स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे जब उन्होंने अंततः प्रसिद्ध रिबॉर्न राष्ट्र पर कदम रखा। क्या ये 7 सितारा मंत्र तारामंडल प्रकटीकरण है? एक जादूगर ने पूछा, जब वह और कुछ अन्य जादूगर चमकते हुए राष्ट्र के ऊपर हवा में तैर रहे थे। नहीं, उन रोशनियों में कोई जादू नहीं है, एक जादूगर ने जवाब दिया। ये बस वास्तविकता है। टावर मास्टर, ये कैसे संभव है? उन्होंने सेबेरस से पूछा, लेकिन सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के पास केवल एक ही उत्तर था, ध्रुव। और यह स्पष्टीकरण काफी था। ये केवल नए जादू रहित आविष्कार ही नहीं थे जिसने जादूगरों और रिबॉर्न राष्ट्र में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित किया। ये यहाँ की हर चीज की भव्यता थी। सभी तेज तर्रार व्यक्तियों ने देखा कि दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे अधिक मांग वाली सामग्रियों में से एक, दमिश्क स्टील, इस जगह पर इतनी आम थी कि हर इमारत और संरचना उसी से बनी थी। यहाँ तक कि हर सड़क पर कूड़े के डिब्बे भी दमिश्क से भरे हुए थे, मानो कूड़ा फेंकना एक गंभीर समस्या हो। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहेंद्र गुनाथ राज्य भी इतना अपव्ययी नहीं था। इस देश की उत्पादन क्षमता वाकई आश्चर्यचकित करने वाली थी। ये कहना झूठ होगा कि जादूगरों को प्रीतम से ईर्ष्या नहीं हुई, विशेषकर तब जब उन्हें पता चला कि उनमें से प्रत्येक के पास अपनी मित्रिल कलाकृति थी। मैंने सोचा था कि मित्रिल दुर्लभ होना चाहिए, लेकिन वे इसका उपयोग रेक के लिए कर रहे हैं। टावर मास्टर, कृपया मेरा वेतन बढ़ाएं। मैं वास्तव में अपना खुद का मित्रिल वैन चाहता हूं। वे प्रीतम से छड़ी का नमूना मंगवा सकते थे, लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में सोने के सिक्के खर्च करने पड़ते थे, क्योंकि प्रत्येक छड़ी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूलित होती थी। इस समय मैं मैजिक टॉवर से संबंध तोड़ना चाहता हूं और सिर्फ एक रिबॉनियन बनना चाहता हूं, जादूगर ने आधा मजाक और आधा सच बोलते हुए कहा। शिकायत करना बंद करो, सेबेरस ने उन्हें डांटा। मुझे लगा कि हमें सभी सांसारिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। मंच पर लगे लाउडस्पीकरों से अचानक कर्कश ध्वनि निकलने पर उनके शब्द अचानक रुक गए। इसके कुछ ही सेकंड बाद गिटार की एक झनकार पूरे देश में प्रसारित हो गई। अध्याय 139 संगीतकारों का प्रभाव। जैसे ही मित्रिल स्पीकर कलाकृतियों पर पहले नोट प्रसारित किए गए, रिबॉर्न राष्ट्र में हर किसी पर शांति और स्थिरता की भावना छा गई। वे जहां भी थे, उन्होंने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। मंच पर बज रहे अजीब संगीत को देखकर दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर संगीत की लय और ताल पर थिरक रहा हो। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि यह बहुत तेज था, ऐसा इसलिए था क्योंकि संगीत में मौलिक मानस का समावेश था जो सुनने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रतिध्वनित होता था। ये जानने की जिज्ञासा थी कि यह विचित्र घटना कहाँ से आई, इसलिए सभी लोग धीरे धीरे मंच के मध्य की ओर बढ़ने लगे, जहां रोशनी और संगीत की रोशनी एक व्यक्ति की ओर थी जो एक स्टूल पर बैठा था और गिटार बजा रहा था। प्रत्येक झनकार के साथ लोगों को अधिकाधिक आराम महसूस हो रहा था, मानो उनकी आत्मा स्वस्थ हो रही थी। आपके मन परिसंचरण में 10% की वृद्धि हुई है, बेशक।
हर कोई यह महसूस कर रहा था कि गिटार वादक के बूस्ट स्टेट प्रभाव के माध्यम से उनका मन ठीक हो रहा था। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में मौलिक मन होता है, और आमतौर पर उनके शरीर में मन का संचार सीधे उनके मन को नियंत्रित करने की क्षमता से मेल खाता था। यह अनिवार्य रूप से मन की शुद्धता के बारे में था। जितना अधिक शुद्ध मन उनके शरीर में प्रसारित होता है, उतना ही अधिक जादुई रूप से निपुण व्यक्ति होता है। बेशक अनुचित तकनीक, शारीरिक सीमाओं और ऐसे अन्य कारकों के कारण बहुत से लोग मन शुद्धता की 80% सीमा तक भी नहीं पहुंच पाए। और बेशक चूंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं था, इसलिए कोई भी कभी भी 100% मन शुद्धता तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्रुव एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो 99.99% के साथ करीब पहुंच गया था। लेकिन अब जब लोग मंच पर ध्वनि सुन रहे थे तो उनके शरीर में मौजूद मन संगीत की लय और ताल के साथ गति करने लगा, जिससे लोगों के मन की शुद्धता और अधिक बढ़ गई, यहाँ तक कि कुछ लोगों में तो 10% की वृद्धि भी हो गई। वे अवचेतन रूप से ऐसा महसूस करने लगे कि जैसे उनका कायाकल्प हो रहा है, इस बात से अनभिज्ञ कि उनके मन का संचार काफी बेहतर हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। बेशक सामान्य लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके शरीर में क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी खुशी का कारण संगीत का आनंद लेने के अलावा और कुछ नहीं माना। लेकिन कुछ जादुई जानकार लोग, जैसे मैजिक टॉवर के जादूगर, यह अच्छी तरह जानते थे कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है। मेरा मन, यह अपने आप चल रहा है। मुझे गर्मी लग रही है। मन मेरे मंत्रों की दक्षता बढ़ा रहा है। टावर मास्टर, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? वे सब सफ़ेद दाढ़ी वाले उस बूढ़े आदमी की ओर देखने लगे जिसकी आंखें बंद थीं और वह अपना ध्यान अपने शरीर पर लगाए हुए था। सेबरस जितना प्रतिभाशाली था, फिर भी उसके पास केवल 89% मन शुद्धता थी। बेशक उसके पास अभी भी अन्य प्रतिभाएं थीं जो इस कमजोरी की भरपाई करती थीं, लेकिन फिर भी उसने इसे सिर्फ 1% तक बढ़ाने की हर संभव कोशिश की। अफसोस, यह उसके भौतिक शरीर की सीमा थी। हालांकि जैसे ही संगीत की ध्वनियां उसके कानों तक पहुंची, उसका मन अधिक कुशलता से गतिशील होने लगा और स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करने लगा। 89%, 0.90%, 0.91%। उसकी मन शुद्धता 2% बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं। उसके वर्षों के प्रयास और प्रयोगों से इस संबंध में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर भी एक रिबोनियन संगीतकार का सिर्फ एक गाना वह कर सकता था जो उसका जादू भी नहीं कर सकता था, 2% की वृद्धि। ओह ध्रुव, सेबेरस ने खुद से कहा। वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि ध्रुव द्वारा अर्चना गिल्ड में शामिल होने से इनकार करना एक बर्बादी थी। यदि ऐसा होता तो शायद वह इस समय मानद रहस्यवादी गुरु बन गए होते। ध्रुव के पास रहस्यवादी कलाओं का मास्टर बनने के लिए आवश्यक शक्ति और जादू नहीं था, लेकिन उन्होंने अकेले अपने आविष्कारों के माध्यम से जादू की उन्नति में काफी सुधार किया। मित्रिल इसका एक बड़ा पहलू था। हर कोई सोचता था कि यह पदार्थ अतीत के अवशेष के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उजाड़ रेगिस्तान में कोई इसे फिर से खोज लेगा और इसका ऐसे तरीके से इस्तेमाल करेगा जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। सेबेरस और जादूगर ही एकमात्र ऐसे लोग नहीं थे जो रिबोनियन संगीतकारों के प्रभाव से आश्चर्यचकित थे। भीड़ में एक महिला राक्षसी भी थी जिसके चेहरे पर हमेशा शिकन बनी रहती थी और माथे पर एक सींग था, जो मंच पर हजारों लोगों की तरह ही प्रदर्शन देख रही थी। वह इग्नेस थी, जो मोंटगोमरी परिवार की प्रसिद्ध युद्धदासी थी। अधिकांश लोगों के विपरीत वह अपने शरीर पर संगीत के वास्तविक प्रभाव का पता लगाने में सक्षम थी। शारीरिक कला में निपुण होने के कारण उसका पूरा शरीर हमेशा मन से घिरा रहता था, जिससे उसे अनिश्चित काल तक शारीरिक क्षमताएं बढ़ाने में मदद मिलती थी। ये शारीरिक कला उपयोगकर्ता होने की बुनियादी बातों में से एक था। लेकिन जैसे ही वह संगीत सुन रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, उसकी त्वचा सख्त हो रही है और उसकी हड्डियां उससे भी अधिक सख्त हो रही हैं जितना उसने सोचा था। उसका एक स्टार शारीरिक कठोरता मंत्र किसी तरह उसके हस्तक्षेप के बिना ही 2 स्टार मंत्र में बदल गया था। उसे यकीन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह अब भी इस पुनर्जन्म वाले राष्ट्र को कमा रही थी। उदाहरण के लिए, गिटार वादक का प्रदर्शन समाप्त होने के बाद एक अन्य संगीतकार मंच पर आया। इस बार यह एक ढोल वादक था जिसने इतनी तेज धुन बजाई कि सभी लोग अवचेतन रूप से एक साथ जमीन पर अपने पैर थिरकाने लगे। उनके संगीत ने उनके उत्साह को बढ़ा दिया, जिससे वे और अधिक उत्साहित हो गए। ये देखकर एग्नेस स्तब्ध होकर चुपचाप देखती रह गई, क्योंकि उसे रिबॉर्न राष्ट्र की वास्तविक क्षमता का एहसास होने लगा था। उसने कल्पना की कि प्रीतम की एक सेना समतल मैदान में दूसरी सेना की ओर बढ़ रही है। उनके शत्रुओं के पास संख्याबल अधिक था, लेकिन फिर भी प्रीतम बिना रुके आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। तभी
रिबोनियन की पिछली पंक्ति के पीछे से एक जोरदार ढोल की आवाज आई। वे संगीतकार थे जिनका युद्ध के मैदान में एकमात्र काम संगीत बजाना और अपनी सेना की शक्ति को दोगुना करना था। जैसे ही संगीत बजने लगा, प्रीतम को अपने एड्रेनालाइन का स्तर चरम सीमा पर महसूस होने लगा तथा उनका जादू उनके रक्त की गति के समान तीव्र गति से प्रवाहित होने लगा। रिबोनियन सेना ने अपनी शक्ति को एक पूरे परिमाण से बढ़ा लिया, जिससे उन्हें अपने दुश्मन की अधिक संख्या को पूरी तरह से कुचलने के लिए अत्यधिक ताकत मिल गई। संगीतकारों के साथ रिबोनियन सेना ग्रह पर सबसे अधिक भयभीत प्राणियों में से एक बन सकती है। एक राजनयिक परिवार का हिस्सा होने के नाते एग्नेस को इस बात की खुशी थी कि रिबॉर्न राष्ट्र ने आक्रामक क्षेत्र बनने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अध्याय 140 बदकिस्मत शराबी। जैसे जैसे उत्सव जारी रहा, कुछ लोगों ने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि वे नशे में चूर हो गए। इससे कोई मदद नहीं मिली कि शराबखानों और सराय में बहुत सारे बौने थे जो बियर को पानी की तरह पी रहे थे। लेकिन बेशक वे बौने ही थे, उनका शारीरिक गठन अन्य प्रजातियों की तुलना में बहुत बेहतर था, जिसका मतलब था कि वे शराब का बहुत ज्यादा सेवन कर सकते थे और फिर भी रात के अंत में नशे में नहीं होते थे। हालांकि बार में उल्लासमय माहौल के कारण कुछ लोग शराब के नशे में बह गए और बौनों के बराबर शराब पीने लगे। एक मध्यम आयु वर्ग का कुत्ता समुदाय, जो आधा मनुष्य और आधा कुत्ता था, ऐसा ही एक बदकिस्मत व्यक्ति था। वह रिबोनियन नहीं था, इसलिए उसे बौनों के तौर तरीकों की जानकारी नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने उसके खिलाफ शर्त लगाई कि कौन 1 घंटे से कम समय में सबसे ज्यादा बियर पी सकता है, तो वह तुरंत मान गया। उन्होंने उसे जीतने पर 1 किलो दमिश्क स्टील देने का वादा किया। दुर्भाग्यवश, जैसा कि सभी को उम्मीद थी, वह शर्त हार गया और उसके पास खाली जेबें और इतना नशे में धुत शरीर था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह देश की व्यस्त सड़कों पर लड़खड़ाते हुए घूमते रहे और लगभग सड़क के किनारे गिरते गिरते बचे। ऐसा प्रतीत होता है कि नशे की वजह से उसकी हरकतें थोड़ी आक्रामक हो गई थीं, जिसके कारण जब एक बूढ़ा सेटायर गलती से उससे टकरा गया तो उसने उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखो तुम कहाँ जा रहे हो, कुत्ते वालों ने बूढ़े सेट्री को जमीन पर धकेलते हुए कहा। वह नशे में इतना चूर था और अपनी हार से इतना निराश था कि उसने अपनी जन्मजात कुशलता का प्रयोग करते हुए एक बहुत बड़ा हवा का झोंका पैदा किया और बूढ़े सेटायर को बवंडर के बराबर बल के साथ धकेल दिया। लेकिन जैसे ही हवा पुराने सेटायर से टकराने वाली थी, उसके चारों ओर एक अदृश्य प्रिज्मीय ढाल दिखाई दी, जिसने बल को शून्य में बदल दिया। आक्रामक वायुमान को प्रिज्मीय ढाल के तत्वों द्वारा तुरंत संपर्क में आने पर नकार दिया गया। यह एकता रक्षा कौशल था जो सभी प्रीतम को प्राप्त था। उनमें से प्रत्येक के पास एक लगभग अविनाशी ढाल थी जो उन्हें किसी भी जादू से बचाती थी। ये कौशल हमेशा सक्रिय रहता था और प्रीतम से किसी सचेत विचार की आवश्यकता नहीं होती थी, जो उन सभी के लिए एक संरक्षक देवदूत के रूप में कार्य करता था। क्या यह असंभव? कुतवाले ने लड़खड़ाते हुए कहा। उसने पुनः अपने कौशल का प्रयोग करने का प्रयास किया। इस बार सचेत होकर उसने पहले से कहीं अधिक बल का प्रयोग करने का विचार किया, लेकिन इसका नतीजा वही रहा। बूढ़ा सेटायर अपनी प्रिज्मीय ढाल की वजह से सुरक्षित रहा, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस समय बहुत से लोगों ने इस शोरगुल को देखा था। बहुत से पर्यटक धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे और बूढ़े सेटायर को परेशान कर रहे नशे में धुत कुत्तों की ओर इशारा कर रहे थे। तुम सब क्या देख रहे हो? उनमें से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ सका। उनमें से ज्यादातर सामान्य लोग थे जिनके पास एक आक्रामक और नशे में धुत कुत्ते को काबू में करने का कोई तरीका नहीं था, जो स्पष्ट रूप से किसी पर भी जादू करने के लिए तैयार था जो उसके करीब आने की हिम्मत करता था। वहाँ क्या हो रहा है भाई? इस बीच अर्जुन और उसके बाकी भाई बहन आराम से सड़कों पर टहल रहे थे। तभी उन्हें अचानक अपने सामने शोर सुनाई दिया और धीरे धीरे इलाके में जमा हो रही भीड़ को देखकर उन्हें लगा कि कुछ तो होने वाला है। किसी को हमारी मदद की जरूरत है, शर्वनी ने कहा। उसकी आंखें भीड़ में झांक रही थीं और वह स्थिति को किसी और की तुलना में अधिक स्पष्ट देख रही थी। मैं इससे निपट लूंगा, अर्जुन ने भीड़ के बीच से इत्मीनान से चलते हुए कहा। उसका रवैया ढीला था, उसके हाथ सिर पर थे और उसकी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी, जैसे कोई कुत्ता भोजन पाने के लिए आ रहा हो। अरे यार, तुम बॉक्सिंग करना जानते हो? अर्जुन ने पूछा। शराबी ने अर्जुन की तरफ देखा और उस पर गुर्राया। युवा ड्रैगनबोन की उपस्थिति ने कुत्तों के समूह को बेचैन कर दिया था। अवचेतन रूप से उसके मुकाबले हीनता की भावना महसूस कर रहे थे। क्या चाहिए? जून के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जब वह नशे में धुत कुत्तों के समूह के पास पहुंचा। वह जागने पर अपने दिमाग में डाली गई मुक्केबाजी की तकनीकों और पाठों को आजमाने के लिए उत्सुक था, और अब इस शराबी ने उसे एक मौका दिया। वह मुक्केबाज की तरह अपने दोनों हाथों को ठोड़ी के पास उठाकर कूदने लगा। यहाँ से चले जाओ, शराबी ने अर्जुन पर पवन भाला मंत्र चलाते हुए कहा। युवा ड्रैगनबॉर्न ने झुककर तेज हवा के झोंके को चीरते हुए आगे बढ़ गया।
मात्र 1 सेकंड के भीतर ही वह अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गया, और यह सब उसके कदमों की बदौलत हुआ। बहुत ज्यादा बल का प्रयोग मत करो, वीर ने अपने छोटे भाई को चेतावनी दी। चूंकि डॉगफॉग के पास यूनिटी डिफेंस का कोई कौशल नहीं था, इसलिए वह अर्जुन के स्पेशल ब्रेकर पंच के सामने बहुत कमजोर होगा। तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो भाई, अर्जुन ने उत्तर दिया, अपने भाई की ओर देखने के आत्मविश्वास के साथ, जबकि वह शराबी के करीब था। बेशक कुत्ते ने इसका फायदा उठाया और अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन पीछे झुक गया और मुक्का उसकी ठोड़ी पर लगा। शराबी का मुक्का चूक गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा खड़ा रहने के लिए केवल एक पैर पर झुक गया। अर्जुन मुस्कुराया और लगातार मुक्के मारने लगा, इतनी तेजी और उग्रता के साथ कि उसके हाथ लगभग धुंधले हो गए। ज्यादातर लोगों को शराबी के लिए इस हद तक पीटने पर तरस आ रहा था, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन के घूंसे कुत्तों को छू भी नहीं रहे थे। उसके घूंसे सिर्फ हवा में लगे, कुत्तों के शरीर से बस कुछ इंच ऊपर। अर्जुन को पता था कि उसे उस आदमी को मारने की जरूरत नहीं है। उसके मुखों से निकली हवा शराबी का संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी थी, जिससे वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया। हाँ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो भाई? मैंने उसे एक बार भी नहीं मारा, उसने अपने भाई बहनों से शेखी बघारी। नहीं, वीर ने निराश होकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, शर्वानी ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा। यह बढ़िया था, प्रताप ने उसके छोटे भाई को अंगूठा दिखाया। भीड़ ने अर्जुन के लिए तालियां बजाना शुरू कर दिया और स्थिति को संभालने के लिए उसकी सराहना की। उनमें एग्नेस भी थी, जिसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या देखा था। अध्याय 141। एग्नेस का आश्चर्य। एग्नेस ने ड्रैगनबॉर्न को अपने चेहरे पर एक अचंभित भाव से देखा। उसने पहले कभी किसी अर्धमानव के इतने आकर्षक शल्क नहीं देखे थे। इतना ही नहीं, बल्कि उनके तामझाम उन्हें उस क्रूर जाति के समान बना रहे थे जिसने इतिहास में कई बार दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था। जब उसने युवा लाल स्केल वाले ड्रैगनबोन को नशे में धुत कुत्तों के साथ खेलते देखा, तो उसने शारीरिक कलाओं में उसके अंदर मौजूद भरपूर प्राकृतिक शक्ति और प्रतिभा को देखा। ड्रैगनबोन स्पष्ट रूप से एक नौसिखिया था, उसकी चालों में दक्षता और नियंत्रण की कमी थी, लेकिन उसकी ताकत और शक्ति स्पष्ट रूप से अनुभवी लोगों के बराबर थी। वह प्रतिभा को देखते ही पहचान लेती थी। एग्नेस इस बात को स्वीकार नहीं करती, लेकिन उसे पूरे महाद्वीप में सबसे बेहतरीन शारीरिक योद्धाओं में से एक माना जाता था। यही वजह थी कि आन्या के माता पिता ने उसे अपने घर से इतनी दूर यात्रा करने की अनुमति दी। इसलिए जब उसने स्वीकार किया कि कोई उससे ज्यादा प्रतिभाशाली है, तो ये सच था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नए रोमांच पड़े। जब उसने ड्रैगनबॉर्न की जानी पहचानी बातचीत और परस्पर विरोधी व्यक्तित्वों को सुना, तभी वह कोमोडो भाई बहनों को पहचान सकी। यह एक अचंभित कर देने वाला एहसास था, क्योंकि वह ड्रैगनबॉर्न की मजबूत और भरपूर प्रतिभा को कोमोडोस के नम्र और शर्मीले स्वभाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। अंतर रात और दिन जैसा था। उनके सिर ऊपर उठे हुए थे और कंधे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब वह उनसे पहली बार पर्वतीय क्षेत्र के बाहरी इलाके में मिली थी। अर्जुन, तुम्हें अपने भाई को ही काम करने देना चाहिए था, शर्वानी ने अपने छोटे भाई को डांटा। तुम अभी भी अपने कामों में बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण हो। अरे चलो, उसी ने इसकी शुरुआत की थी। जैसे ही उसने उनके नाम सुने, उसका अनुमान सच साबित हुआ। चाहे ये कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो, ये कमजोर कोमोडो थे जो अगर अपनी जिंदगी पर भी निर्भर करते तो एक स्टार मंत्र नहीं सीख पाते। अपनी यात्रा के दौरान एग्नेस ने कोमोडो भाई बहनों को खुद की रक्षा के लिए कुछ शारीरिक कलाएं सिखाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी नस्ल की शारीरिक सीमा ने उन्हें एक भी कला सीखने से रोक दिया। उन्हें इसे सीखने में सालों लग जाते, लेकिन अब उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से एकत्रित हो रहे तात्विक मन को देखते हुए वह जानती थी कि यदि वे चाहें तो उनके नए शरीर उच्च सितारा मंत्रों में भी महारत हासिल करने में पूरी तरह सक्षम हैं। ओह मिस एग्नेस, आप यहाँ हैं। शर्वनी ने सबसे पहले युद्ध दासी को देखा और वह प्रसन्नतापूर्वक उसे गले लगा लिया। तुम सच में वही हो, है न? तुम शर्वानी हो। एग्नेस ने अविश्वास से उसके सफेद ड्रैगनबोन शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। हाँ, क्या तुमने देखा कि मैं कितना ताकतवर था? अर्जुन ने बीच में कहा। आपको देखकर अच्छा लगा, प्रताप ने शर्म से हाथ हिलाया। एग्नेस ने भाई बहनों को देखा और पाया कि उनमें से कोई भी अर्जुन से कम प्रतिभाशाली नहीं था। वे सभी एक दूसरे से अलग तरह की ताकत से भरे हुए थे, फिर भी समान रूप से मजबूत थे। तुम सबको क्या हो गया? एग्नेस पूछे बिना नहीं रह सकी। एग्नेस के ये सवाल पूछते ही ड्रैगनबोन के चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस ध्रुव के बारे में शेखी बघारने के मौके का इंतजार कर रहे थे।
और उस आदमी की बात करें तो ऐसा लगता है कि आखिरकार हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी। ड्रैगनबोन सभी ने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि उन्होंने ध्रुव की आवाज़ पहचान ली थी। 11 वर्षीय प्रतिभाशाली बालक अपने पीछे सुरक्षाकर्मियों के साथ वहां पहुंच गया था। उन्होंने 1 मिनट पहले ही हंगामे के बारे में सुना था और तुरंत कुछ अधिकारियों को वहां भेजा था, लेकिन वे वहां बहुत देर से पहुंचे। ध्रुव धीरे धीरे बूढ़े सैटायर के पास गया और उसका हालचाल पूछा। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। फुफुफू, बेशक बॉस, वह कुछ और नहीं बल्कि एक बच्चा है जो शराब पीने में कुछ ज्यादा ही उत्साही हो गया है, सैटायर ने कहा। यहाँ तक कि जब उसे परेशान किया गया और उस पर हमला किया गया तब भी सैटायर ने इसे अपने दिल पर नहीं लिया। ध्रुव को राहत मिली कि कोई गंभीर बात नहीं हुई, लेकिन अगर बात बिगड़ती तो उसे इस बात से तसल्ली थी कि भूरा ने उसे तुरंत सूचित कर दिया होता। फिर उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की ओर देखा। कुत्ते का बच्चा अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ा था, उसके मुंह से लार बह रही थी। उसके गाल अभी भी नशे से लाल थे। सबसे पहले चलो तुम्हें होश में लाते हैं, ध्रुव ने कहा और उसने कुत्तों की ओर हाथ बढ़ाया और हवा में हाथ हिलाया। अपने सर्वोच्च कौशल मन संग्रह के साथ उन्होंने जल मन पर अपनी महारत का इस्तेमाल किया और कुत्तों के रक्त प्रवाह में मौजूद सभी मादक द्रव को पकड़ लिया और उसे उनकी त्वचा से वाष्पित कर दिया। शराबी के शरीर से भाप निकलने लगी, जिससे वह तुरंत होश में आ गया। उसके झुके हुए गालों की लाली गायब हो गई और उसकी आंखों में धीरे धीरे चमक आने लगी। मैं कहाँ हूँ? कोतवाली ने चारों ओर देखा और देखा कि सभी लोग उसकी ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। मुझे याद है कि मैं शराब पी रहा था, फिर सड़कों पर घूम रहा था और फिर यादें उसके दिमाग में तस्वीरों के कोलाज की तरह उभरने लगीं। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो उसका सिर जल्दी से पुराने सैटायर की ओर घूम गया और फिर वह फर्श पर गिर पड़ा। मुझे खेद है, मैं इतना नशे में था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। सैटायर ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, बस कोशिश करना कि अगली बार ज्यादा न पिएं। घटना के बाद कुत्ते ने स्वेच्छा से सुरक्षा कर्मियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्होंने उसे उसके अपराधों के लिए जेल भेज दिया। भाई माइक, तुम्हें मुझे उस आदमी को मुक्का मारते हुए देखना चाहिए था, अर्जुन ने शेखी बघारी। शर्वानी ने बताया, हालांकि यह एक झटका था, लेकिन मेरे भाई ने स्थिति को संभाल लिया। ओह बॉस ध्रुव, क्या आप हमारे हितैषी से मिले हैं? वीर ने आखिरकार एग्नेस को ध्रुव से मिलवाया। दोनों एक दूसरे को उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि वे कभी मिले नहीं थे, ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे एग्नेस उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे पहले से जानती हो। ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम मिले हैं। इस बीच एग्नेस बस ध्रुव को देखती रही। शायद कोमोडोस को ड्रैगन जैसे प्राणियों में बदलते देखना उस रात का सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं था। ये ध्रुव को कुत्तों के खून से छेड़छाड़ करते हुए देखना था ताकि उसके अंदर का नशा खत्म हो जाए। अगर वह पूरी तरह से ईमानदार हो तो ये देखना थोड़ा डरावना था कि उसने ये सब कितनी आसानी से किया। यदि वह किसी के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर उसे किसी के हृदय को रक्त से वंचित करके उसे रोकने से कोई नहीं रोक सकता।